नमस्कार साथियों, मैं अंजन एफ शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, आईसीटी के बारे में पढ़ रहे थे और आईसीटी में हमने मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कि मोबाइल संचार व्यवस्था, जो आपके हाथ में मोबाइल होता है उसको आप किस प्रकार से वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में उपयोग होता है, कैसे उनसे डेटा ट्रांसफर होता है, कैसे उससे आपका मोबाइल जो कॉलिंग होती है वो होता है, किस प्रकार से वो वर्क करता है, उसी सारी चीजों के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें जानकारी ले रहे थे। तो हम आज जो पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो मोबाइल की पीढ़ियों के बारे में पढ़ा था, मतलब कि जनरेशन ऑफ मोबाइल। आज हम उसी जनरेशन ऑफ मोबाइल में आगे चलेंगे और आज का जो लेक्चर होगा उसमें जो हम बात करेंगे वो बात हमारी किस चीज पर होगी, जो चर्चा का विषय होगा वो किस चीज पे होगा वो भी जान लो सबसे पहले, क्योंकि पता होना चाहिए कि आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है। तो आज की क्लास में हम 5G नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में 4G तक पढ़ लिया था कि 4G तक क्या होता है। तो आज हम मोबाइल की बात करेंगे तो हम 5th जनरेशन की बात करेंगे। फिर हम आज बात करेंगे, दूसरा जो टॉपिक होगा आज के इस लेक्चर में वो होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, मतलब कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया है, इंटरनेशनल जो संघ बनाया गया है उस संघ की चर्चा करेंगे कि इसका क्या क्या काम होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है और इसको क्यों बनाया गया। उसके बाद हम बात करेंगे, जब हम इंटरनेशनल बात कर लेंगे तो फिर हम इंडिया की बात करेंगे और इंडिया में हम जानेंगे ट्राई के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्राई ने रेट को, इस रेट दर जो आपका मूल्य दर है, जो आपकी कॉलिंग का रेट है, जो आपका डेटा का रेट है, वो सारे जो रेट्स हैं उनको उनकी दर निर्धारित कर रहा है, इस चीज में रेडियो स्पेक्ट्रम में भाग ले रहा है। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजी हैं, ये जो सारी चीजें हैं, आज हमारा लेक्चर इन तीन उस पे टॉपिक पर बेस्ड होगा और इन्हीं तीन को हम समझेंगे अच्छे से। उसके बाद हम आगे इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं, और वो बात है हमारे कोर्स से रिलेटेड। तो हमारे कोर्स पे हमने अभी दिवाली ऑफर में आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं जो कि MPPSC 2020 के लिए टॉप 100 बैच है। इस टॉप 100 बैच की खासियत क्या है? हर कोई कहता है कि यहाँ पर हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने जो बैच लॉन्च किया है उसकी खासियत ये है कि ये बैच की जो अभी स्टार्टिंग कीमत है वो 9,999 है, लेकिन आप इस बैच में रक्षा प्रोमो ऐड करके, रक्षा प्रोमो कोड यूज करके, मतलब कि रक्षा का जो प्रोमो कोड है RAKSHA रक्षा यूज करके इस कोर्स को आप 7500 रुपए में खरीद सकते हो। मतलब इस कोर्स की कीमत मात्र 7500 रुपए है। इस 7500 रुपए में आपको मिलेगा क्या क्या? 1 साल की वैलिडिटी, उस 1 साल की वैलिडिटी के साथ साथ आपको 900 प्लस वीडियो क्लास के, उसके बाद मेंस प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस, और अगर आप मेंस निकालते हो, यानी हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि यदि आप इस कोर्स को खरीदते हो तो हम आपको एज ए डिप्टी कलेक्टर बनवा के ही मानेंगे, पर आप अगर इस मेंस को निकालते हो तो इंटरव्यू का भी हम तैयारी आपको करवाएंगे। तो 7500 रुपए में आप ये मानो कि आप प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक पूरी की पूरी चीजों को देखोगे। दूसरी बात, इसमें मंथली आपके 2 बार आनंद सर आपसे जुड़ेंगे, वीकली आपसे फैकल्टी जुड़ेगी और आपके रिव्यू, आपकी प्रॉब्लम जो है, हम और कोचिंग जैसे काम नहीं करेंगे कि हम आपको वीडियो कोर्स अवेलेबल करवा दिया, आपने वीडियो कोर्स खरीद लिया, उसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं है, हम वीडियो अपडेट करते चले जाएंगे और आपसे हमारा कोई मतलब। हमारा मकसद सिर्फ आपके सिलेक्शन से है, इसलिए हम वीडियो अपलोड करने के बाद भी आपसे एक माध्यम के द्वारा, जूम से या गूगल मीट से, किसी भी माध्यम द्वारा हम आपसे इंटरेक्शन
करते रहेंगे, आपके रिव्यू, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याओं को समझते रहेंगे और उनको दूर करते चलेंगे। और जैसे ही दिवाली खत्म होगी, जो कि अब 4 से 5 दिन बाद ओवर हो जाएगी, तो फिर यही कोर्स की कीमत 14,999 रुपए हो जाएगी। मतलब कि फिर आपको इस कोर्स को खरीदने के लिए 15,000 रुपए पेड करने पड़ेंगे। तो अगर आपने इस कोर्स को नहीं खरीदा है तो आप खरीद लीजिए। और दूसरी बात, इस कोर्स में अभी तक 30 से लेकर 40% तक का सिलेबस जो कि नए रूप में आपका अपलोड हो चुका है और तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरी बात, अब अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो फैकल्टी के पीडीएफ नोट्स भी खुद के मिलेंगे। और कोचिंग में क्या होता है कि आपको जो नोट्स दिए जाते हैं वो ओरिजिनल फैकल्टी के नोट्स नहीं होते, वो कॉन्साइज नोट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर फैकल्टी जो अपने पढ़ने के लिए प्री या मेंस के लिए बनाती है, वही नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं, वही नोट्स आपको दिए जाते हैं। जिन फैकल्टी की राइटिंग सही नहीं है उनके टाइप करवाकर, और जिनकी राइटिंग सही है उनको डायरेक्टली आपको दे दिए जाते हैं। तो आप ये मत समझना कि जो नोट्स आपको टाइप करके मिल रहे हैं उन नोट्स में आपका कॉन्साइज नोट्स है, वो पूरे फुल नोट्स हैं आपके फैकल्टी के। अगली बात, अगर हम बात करें तो दूसरा, इसके अलावा हम आपके लिए एक कोर्स और लेके आए हैं जो कि मेरा कोर्स है। इस कोर्स में आपको 499 रुपए में प्री के यूनिट 9, एमपीपीएससी 2020 की यूनिट 9, पेपर 3 की यूनिट 4, यूनिट 7 का कुछ पार्ट और स्पेस टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी मिलेगी सिर्फ 499 में, जो कि आगे चलकर इसका भी कोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये भी फिर आगे चलकर 999 या उससे ज्यादा में हो जाएगा। तो अभी दिवाली के उसमें इसका जो ऑफर है 499 है। अब इसकी है कि यदि आपको ये पूरा कोर्स नहीं लेना है, आपने पहले से रक्षा एकेडमी का कोर्स लिया हुआ है और आपको नया सिलेबस अपडेट करके नए सिलेबस पे जो आईसीटी और ये सारी चीजें जुड़ी हैं उसको भी आप पढ़ सकते हो। अगर हम तो चाहेंगे कि आप ये वाला कोर्स लो, पर अगर आप ये वाला कोर्स पहले से परचेस करके बैठे हो या ये सारी चीजें आप पढ़ के बैठे हो, आपको सिर्फ नया पढ़ना है, तो आप ये भी ले सकते हो। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस बोथ लैंग्वेज में 2000 प्लस प्रीलिम्स के नए टॉपिक के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये जो कोर्स है, ये जो आपके रक्षा एकेडमी पे है, ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात करें तो इस कोर्स की भी बात करो तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर अभी लगभग 25 to 30% सिलेबस अपडेट हो चुका है और जल्द ही नोट भी अपडेट हो जाएंगे। और करीब इस 2000 प्लस क्वेश्चन में से 250 प्लस क्वेश्चंस भी अपडेट किए जा चुके हैं और जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये तो था हमारे कोर्स का। अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में। अब जरूरी था ये चीजें बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चीजें पता नहीं होती हैं और वो भटकते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भटके ना, इसलिए हमने थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लिया है और उस 2 मिनट में हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है। अब हम आपका पूरा समय इस पर देंगे 5G ITU और ट्राई पे। तो सबसे पहले हम 5G ITU और ट्राई में बढ़ने से पहले हमने पिछली क्लास में जो चर्चा की थी, वो चर्चा किस पे थी? वो चर्चा थी आपकी 4G में। तो हमने इसके पहले जो लेक्चर पढ़े उसमें भी मैं आपको बता दूं कि हम मोबाइल कम्युनिकेशन में परिचय पढ़ चुके हैं, GSM के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, सिम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, IMI के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने मोबाइल नेटवर्क टेक्निक के बारे में भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम जनरेशन ऑफ मोबाइल में चल रहे थे और जनरेशन ऑफ मोबाइल में हमने 4G तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी जनरेशन ऑफ मोबाइल का आगे का भाग मतलब 5G 2020 के करंट अफेयर के अनुसार तथा ITU और ट्राई के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो इस क्लास की लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे स्मार्टफोन के बारे में।
तो आज का जो ये 5G का है, तो इसके पहले की जो क्लासेस है वो आपके जो एमपीपीएससी का टॉप 100 का बैच है उसमें, जो मेरा बैच है 499 वाला, उसमें दोनों में इसको अपडेट किया जा चुका है। वो क्लासेस आपको वहीं पे भी मिलेंगी। अब हम बात करें आज 5G की, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक की तरफ चलने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। तो चलिए अब आज हम डिस्कशन करेंगे 5G के बारे में, 5th जनरेशन के बारे में, कि आखिर 5th जनरेशन इतनी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब 5th जनरेशन की चर्चाएं होंगी। तो 5th जनरेशन में हम आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो आपकी एक जनरेशन से जब हम दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि जो पिछली जनरेशन में हमने कमियां थी, जो खामियां थी, जो डिसएडवांटेज थे, उनको हम अगली जनरेशन में क्या करें, दूर करने की कोशिश करें और उसमें हम ध्यान दें। तो 4G की यदि मैं कमियों की बात करूं कि 4G में हमने पढ़ा था कि क्या क्या कमियां थी, तो 4G में सबसे इंपॉर्टेंट कमी क्या थी, बैटरी का जो खपत थी वो बहुत ज्यादा थी, बैटरी ड्रेनेज ज्यादा था, मतलब कि जो बैटरी की खपत हो रही थी वो बहुत ज्यादा था। आप देखते हो, आप अपने मोबाइल में 4G 5G का यूज करते हो, 4G नेटवर्क का यूज करते हो, तो आप देखते हो कि आपका मोबाइल ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता। आपको 4000 mAh 5000 mAh की भी बैटरी आपकी 8 से 9 घंटे ही चल पाती है, उससे कम में चल पाती है, उससे ज्यादा तो वो चल ही नहीं पाती। तो पहली कमी क्या थी, बैटरी का डैमेज था। दूसरी कमी क्या थी, विकिरण का जो रेडिएशन था उसकी मात्रा भी ज्यादा थी, मतलब रेडिएशन भी क्या थी, ज्यादा थी। और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और प्रॉब्लम ये थी कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, अवसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा जटिल था, मतलब कि हार्ड टू फाइंड आउट एरर्स, मतलब कि हमें किसी भी अवसंरचना को इंस्टॉल करने के बाद उसमें यदि कोई गड़बड़ी आ जाए, कोई एरर्स आ जाए, तो उसे फाइंड आउट करने में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। दूसरी बात क्या थी, और इसमें कमियां क्या थी, और इसमें कमियों की बात करें तो इसमें हमें जो जटिलता थी, नेटवर्क की जटिलता थी, वो भी थी। तो अब इतनी सारी जो चीजें थी इसमें, और दूसरी बात बैंडविड्थ भी ज्यादा थी। बैंडविड्थ ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपके लिए डेटा रेट तो ठीक है, डेटा रेट तो हाई था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेडिएशन की समस्याओं को जूझना पड़ता था, हार्मफुल हमारे लिए बहुत था। तो अब इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमने इसकी एक अपडेट जनरेशन लेकर आए 5G। और ये अपडेट जनरेशन हम कब लेकर आए थे, ये अपडेट जनरेशन हम लेके आए थे 2016 के समथिंग में, मतलब कि हमने सोचना कब शुरू कर दिया था, 2016 में हमने इसके लिए सोचना शुरू कर दिया था, और हमने इसको 2019 में स्टार्ट कर दिया था। मतलब सोचने का काम हमने कब कर दिया था, 2016 में। 2018 में हम इसकी क्या करने लगे थे, टेस्टिंग करने लगे थे, और 2019 में हमने इसको क्या किया था, फुली स्टार्ट कर दिया कि अब हम जो नेटवर्किंग की सिग्नल की बात करेंगे, वो सिग्नल हम किस में बात करेंगे, वो सिग्नल हम बात करेंगे किस में, 5G में। वो सिग्नल हम किस में बात करेंगे, 5G में। तो अब हमारी जो 5G नेटवर्क का क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है कि कब स्टार्ट हुआ, 2019 में। क्यों स्टार्ट हुआ, जो 4G की हमारी कमियां थी कि बैटरी का डैमेज हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा बैटरी की खपत हो रही थी, विकिरण की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा जटिल था, नेटवर्किंग आपकी बहुत ज्यादा जटिल थी। इन सभी समस्याओं को हमें क्या करना था, कम करना था। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये थी कि हम एक साथ कई डिवाइसेस को इजीली कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे थे, जो कि हमने किस में सोचा था, 5G में। हमारी सोच ये थी कि अगर हम एक कमरे में 10 चीजें लगा दें, स्मार्टली 10 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा दें, तो वो 10 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑटोमेटिक एक चीज से कंट्रोल हो। और इसी के लिए हमने ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसे ही हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT के बारे में हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और उसमें समझेंगे कि आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है।
इसकी क्लास भी मैं जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि इससे आपका निबंध भी आ सकता है, इससे आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। और क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण भाग है, मोबाइल कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है, इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो जहां पर भी इसका यूज होना है सब जगह आईओटी का कॉन्सेप्ट हम रखने लगे हैं आज की डेट पे। तो इसकी हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर आएंगे और उसमें चर्चा करेंगे कि आईओटी क्या होता है। वैसे मैं बता दूं तो आईओटी का मतलब ये होता है, आई मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं को इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल करना। मतलब कि यदि आपका एक कमरा है और उस कमरे में आपने क्या लगाया हुआ है, उस कमरे में आपने एक तरफ टीवी लगाया हुआ है, आपका मोबाइल है, आपका एक कंप्यूटर है, आपने उसी कमरे में फ्रिज लगाया हुआ है, उसी में आपका क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, मतलब एक कमरे में उसी में आपने फैन लगाया हुआ है, तो उसी में आपके कमरे में लाइट लगी हुई है। तो एक ही कमरे में बैठे बैठे आप एक जगह से एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सको, वही कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और यही कॉन्सेप्ट हमें क्या था कि हम 4G में ये सारी चीजें इजीली नहीं कर पा रहे थे, तो हमने यहाँ पर एक हाई स्पीड नेट की बात की, किसकी, 5G की। और 5G में हमने समझने की कोशिश की कि आखिर 5G में हम ये काम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 5G की बात करें तो पेपर में आपसे एक क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। कुछ किताबों में 2016 दिया है, कुछ किताबों में 2018 दिया है, कुछ किताबों में 2019 दिया है। तो याद रखना कि 2016 में इसके बारे में सोचा गया था कि 4G से हम आगे जा सकते हैं। 2018 में हमने क्या की, इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी और चीजों को उपयोग में लाना शुरू किया कुछ लेवल पर। लेकिन 2019 से हम इसको बड़े लेवल पे चले गए और हमने इसका प्रयोग भी स्टार्ट कर दिया, मतलब उपयोग करने लगे 5G में। आज की डेट पे देखते हो हर मोबाइल में आपका 5G इनेबल्ड आने लगा। तो अब इसमें जो इसकी ये कमियां थी हमने किस हद तक दूर की, बहुत हद तक दूर कर लिया। कौन क्या क्या दूर किया, अब हम अगर इसकी विशेषता देखें, जो कि 4G में जो कमियां थी वो कमियां हमने यहां दूर कर दी, मतलब कि यहां पर इसके लिए विशेषताएं बन गई। और वो विशेषता क्या थी कि इसमें जो डेटा रेट था, अधिक डेटा रेट है। डेटा रेट क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। विकिरण कम हो गया, विकिरण रेडिएशन आपका कम क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन बैंडविड्थ आपकी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। मतलब बैंडविड्थ तो हमने बढ़ा दी, तो बैंडविड्थ बढ़ाने से डेटा रेट तो बढ़ गया, लेकिन जो रेडिएशन की मात्रा थी उसको हमने बैंडविड्थ बढ़ाने के साथ साथ क्या किया, कम कर दिया। तो एक फायदा ये भी हो गया। दूसरा फायदा क्या हुआ, जो कम ऊर्जा का उपयोग करने लगा। जब ये नेटवर्किंग कम ऊर्जा का उपयोग कर रहा है तो जो बैटरी ड्रेनेज की समस्या थी, मतलब बैटरी की जो खपत थी, ड्रेनेज सिस्टम था, वो क्या हो गया, कम हो गया। ऊर्जा कम यूज करोगे, नेटवर्किंग फुल मिलेगी, तो बैटरी की खपत भी क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात, व्यापक कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स था उसकी भी जरूरत हमें यहाँ पर, तो हमने कनेक्टिविटी व्यापक कर दी। मतलब हम एक कमरे में एक ही नेटवर्क से कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं उसी स्पीड से। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी ये प्रयोग होने लगा। दूसरी बात क्या हुआ, बड़ी संख्या में उपकरणों को एक साथ संचालित, इसमें हमने LTE का जो हमारा था वो हमने एडवांस वर्जन यूज कर लिया। मतलब जो हम कॉलिंग और बाकी चीजें करते थे उसमें भी हम और ज्यादा हो गए। दूसरी बात, इसमें हमने नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड दोनों का यूज एक साथ कर लिया। तो जहां पे हमें नैरो बैंड चाहिए था वहां पे हमने नैरो बैंड बना लिया, जहां पे हमें ब्रॉडबैंड बहुत बृहद मात्रा में चाहिए था वहां पे हमने ब्रॉडबैंड बना लिया। इसके बाद अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड हमने अपलिंक, मतलब डेटा अपलोड करने के लिए हमें स्पीड कितनी मिलती है, 10 GB। और डेटा को डाउनलोड, डाउनलिंक, डेटा को डाउनलिंक करने की स्पीड जो मिलती है 20 Gbps। मतलब कि आपकी 1 GB की मूवी 1 सेकंड से कम, मतलब बहुत कम समय में क्या हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है। तो ये इसकी स्पीड थी। दूसरी चीज, इसके लिए जो था, इसमें स्पेक्ट्रम का उपयोग पूर्ण रूप से किया गया। जो स्पेक्ट्रम था
उसका जो उपयोग हो रहा था, स्पेक्ट्रम का उपयोग, देखो क्या होता है कि हमने पिछली क्लास में, अभी हम आगे आए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कि हमने क्या किया, बैंड बाय बैंड इन सारी चीजों को बांटा और उसमें हमने क्या किया, हर किसी को, जैसे हम क्या करते हैं, हम आपको टाइम स्लॉट देते हैं कि इतने से टाइम पे इतने में आपका ये लेक्चर चलेगा, इतने से इतने में ये लेक्चर चलेगा, उसी तरीके से यहां पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है उस फ्रीक्वेंसी के लेवल को हम हर व्यक्ति के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था वो स्पेक्ट्रम का हम पूरा उपयोग कर पा रहे थे। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेंसी। अब लेटेंसी क्या होती है, लेटेंसी की बात करो तो जो इसमें लेटेंसी थी वो निम्न थी। लेटेंसी मतलब क्या था, लेटेंसी मतलब क्या था यहां पे, लेटेंसी यहां पे क्या थी, निम्न थी। मतलब लेटेंसी का मतलब होता है टाइम का गैप, सिग्नल के बीच में जो टाइम गैप आ जाता है उस टाइम गैप को भी यहां पर क्या कर दिया गया, निम्न कर दिया गया। मतलब कि अब आपका जो टाइम गैप है वो बहुत ज्यादा लो हो गया। और यही चीज इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि टाइम गैप वो हो गया, आपका लो हो गया। और यही आपका 5G नेटवर्क था। 5G नेटवर्क में आपको इतना ही समझना है कि जो हमारी 4G की कमियां थी उन सभी कमियों को हमने यहां पर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या क्या, लेटेंसी वहां ज्यादा थी, यहां पे हमने लेटेंसी कम कर दी, मतलब टाइम का जो गैप आ रहा था उसको हमने कम कर दिया। बैंडविड्थ, वहां पर बैंडविड्थ भी कम थी और विकिरण ज्यादा हो रहे थे, यहाँ पे हमने बैंडविड्थ बढ़ा दी, विकिरण को कम कर दिया। ऊर्जा की खपत वहां ज्यादा हो रही थी, यहाँ हमने ऊर्जा की खपत कम कर दी। व्यापक कनेक्टिविटी दे दी, वहां व्यापक कनेक्टिविटी हमें नहीं मिल रही थी, यहाँ हमने व्यापक कनेक्टिविटी दे दी। वहां पर हम जो LTE या वोल्टी का यूज कर रहे थे वो कम था, उसकी जगह हमने एडवांस, वहां पे हम स्पेक्ट्रम का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेक्ट्रम का फुल उपयोग करने लगे। स्पीड वहां पे कम थी, यहां पर स्पीड बढ़कर 10 Gbps और 20 Gbps हो गई। तो मतलब कुल मिलाकर हमने बहुत सारी चीजें जो वहां पर थी उसको सुधार कर 5G को बनाया और 5G आज की डेट पर बहुत ज्यादा फेमस नेटवर्क है। आप इसको समझ चुके होंगे तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। उसके बाद हम चलते हैं कि 5G में भारत ने 2020 में क्या क्या काम किया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके जरूर उठेंगे और आपसे पूछे जाएंगे। तो 5G पे क्या क्या काम हुआ है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे, कि भारत ने 5G में 2020 में क्या क्या काम किया है उस पर चर्चा होगी। उसके पहले हम किसको, इस चीज को आप जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट खींचो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आपने ये समझ लिया तो अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे 5G 2020 में इंडिया ने क्या क्या किया। अब इंडिया में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नीतियां और निर्धारित करता है वो कौन है, नीति आयोग। वो कौन है, नीति आयोग। अब जब नीति आयोग की बात आ जाती है तो नीति आयोग ने क्या क्या काम किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम पढ़ चुके हैं कि सारी चीजें कौन देख रहा था, आर्टिफिशियल की, नीति आयोग। तो यहां पर भी कौन देख रहेगा, नीति आयोग ही देखेगा। तो नीति आयोग ने क्या किया, सबसे पहले सरकार ने बिल्डिंग, पहला काम क्या किया, बिल्डिंग नेटवर्क एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड, 5G टेस्ट बेड, ये एक प्रकार की पहल स्टार्ट की जिसमें फुल फॉर्म क्या हो गया, नाम से ही समझो कि क्या है, बिल्डिंग मतलब बनाना, उसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क मतलब क्या होगा, नेटवर्क को बनाना, और नेटवर्क कैसा हो, एंड टू एंड हो,
मतलब स्टार्टिंग से सेंडर से रिसीवर तक के बीच में हम एक नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाए और उसको हम बार बार टेस्ट बेड करें, मतलब उसका हम टेस्टिंग लें कि उस नेटवर्क में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका एक सरकार ने चालू किया। और इस कार्यक्रम को उन्होंने कहां कहां लॉन्च किया, जितनी भी आपके यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी, एनआईटी या जो भी आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उनको बोला कि आप इस पर काम कीजिए। दूसरी बात, इसको हमने जितनी भी लघु प्रौद्योगिकी कंपनी हैं, स्मॉल टेक्नोलॉजिकल जो कंपनियां हैं, उनको भी ये बोला गया कि आप इस पर टेस्ट बेड कीजिए, मतलब आप इस कार्यक्रम के तहत टेस्ट कीजिए, हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे 5G के लिए, कि बेहतर 5G नेटवर्क किस तरीके से काम कर सकता है, उसके लिए आप ये कार्यक्रम चालू किया गया। दूसरी बात क्या की गई, इस पर इसी कार्यक्रम के तहत आपकी जो एरिक्सन कंपनी थी, एरिक्सन कंपनी किसकी कंपनी है, एरिक्सन एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, जिसमें क्या है, ये एयरटेल का नेटवर्किंग संभालती है, एयरटेल के 4G 5G में। तो एरिक्सन कंपनी ने क्या किया, आईआईटी दिल्ली में, एरिक्सन कंपनी ने आईआईटी दिल्ली में प्रथम सार्वजनिक 5G परीक्षण किया, टेस्ट बेड स्थापित किया। और उसका परीक्षण किसने किया था, एरिक्सन कंपनी ने। कहां पर किया, आईआईटी दिल्ली में। पहला जो 5G का इस कंपनी के इस कार्यक्रम के अंतर्गत टेस्ट हुआ था, वो कहां हुआ था, एक आईआईटी दिल्ली में। किसने किया, एरिक्सन ने किया। डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है किसने किया, कहां किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सरकार ने 5G के लिए किस नाम से टेस्ट बेड स्टार्ट किया था, कार्यक्रम स्टार्ट किया था, उसकी बात आई। इसके तहत, अब इसी तहत के साथ इसके लिए एक नीति बनाई गई, उसने क्या निर्धारित किया, जो उच्च स्तरीय फोरम बना, जो नीति आयोग ने उच्च स्तरीय फोरम बनाकर रखा था, उस फोरम में कहा गया कि हमें सिर्फ 3 बातों पर ध्यान देना है। हमें कितनी बातों पे ध्यान देना है, 3 बातों पर ध्यान देना है। कौन सी 3 बातों पे, सबसे पहले हमें इसका परिनियोजन करना है, उसके बाद हमें इसकी क्या करना है, तकनीक निर्धारित करना है, और फिर उस तकनीक का हमें क्या करना है, हमें उसका निर्माण भी करना है। मतलब कि परिनियोजन करो, तकनीकी बनाओ, फिर उसका निर्माण करो, इन्हीं 3 बातों पर हमें ध्यान रखना है। तो परिनियोजन क्या था, हमारे मन में ये सवाल होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें 5G कार्यक्रम स्टार्ट करना है, 5G नेटवर्क स्टार्ट करना है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, तो आपको अगर एमपीपीएससी 2020 का पेपर देना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मन में दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि आपको 5G उस पेपर को निकालना है। जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, तो फिर आता है आपका सिलेबस को आपको किस तरीके से, क्या सिलेबस है, आपके पास क्या क्या नोट्स है, कौन से नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, वो सारी तकनीक जो टेक्निकल डिजाइन होता है, और जो उस पे रिसर्च होगी, जो उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाओगे, जो माइंड सेट करोगे, जो प्लानिंग करोगे, वो सब कहाँ आ गया, तकनीक में। अब जब आपने ये सब कर लिया, तो अब उस पे आप क्या करोगे, 5G तकनीक का आधार तैयार करके निर्माण शुरू करोगे। अब आप क्या करोगे, फिर आपने जब बेस बना लिया, तो अब आप यहाँ पर जब सारी चीजें कलेक्ट कर लिए, तो फिर आपने अब पढ़ना स्टार्ट किया, प्लानिंग करना शुरू किया। तो 3 बातों पर ध्यान देना था, पहली थी परिनियोजन, दूसरी थी तकनीक, तीसरी थी क्या, आपकी निर्माण। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने जो आपका उच्च स्तरीय फोरम बनाया था, उस उच्च स्तरीय फोरम में उन्होंने किन 3 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया था, या इनमें से उन 3 बातों में से कौन सी बात यहां पर नहीं है, या तकनीक का क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस पर। इसके बाद सरकार ने एक काम और किया, और वो काम क्या था, 5G
हैकथॉन। 5G हैकथॉन का मतलब क्या था कि ये एक प्रकार से कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, ये भी एक प्रकार का क्या है, अभियान है, जिसे किसने लॉन्च किया, सरकार ने लॉन्च किया था। और क्यों लॉन्च किया था, भारत आधारित, इसके अंतर्गत भारत आधारित मतलब मेड इन इंडिया 5G अत्याधुनिक तकनीकी का विकास करना। एक शॉर्ट में बता रहा हूं, मतलब कि आपको भारत आधारित जो तकनीकी है वो 5G से रिलेटेड जो भी तकनीक हमें यूज करनी है वो सारी की सारी तकनीक कौन सी होनी चाहिए, मेड इन इंडिया होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें क्या होगा, दूरसंचार विभाग का ध्यान देगा। दूरसंचार विभाग के बाद शिक्षा एवं उद्योग से जुड़े डिपार्टमेंट, क्योंकि 5G तकनीक का उपयोग आप हर जगह कर सकते हो, तो यहाँ पे हितधारकों के सहयोग से आयोजित होगी। इसमें क्या किया जाएगा, ये जो कार्यक्रम या ये जो 5G हैकथॉन स्टार्ट होना है, उस पर कौन कौन काम करेगा, दूरसंचार विभाग, हमारा शिक्षा विभाग, हमारा उद्योग विभाग, वो हितधारकों के लिए सही तरीके से एक सहयोग आयोजित करेगा। और यही आपके लिए क्या था कि 5G तकनीक भारत में विकसित हो सके, इस पर भी ध्यान देगा। 5G तकनीक को भारत में विकसित करने का काम किसका था, इस प्लान का था कि हम 5G हैकथॉन आयोजित करें। हम विश्व भर की सारी कंपनियां जो 5G से रिलेटेड हैं उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म दे, वो आए यहाँ पर सारी चीजों को डेवलप करें और मेड इन इंडिया में सपोर्ट करें। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा 5G, जिसके बारे में हमें पढ़ना था और हमसे प्री में इतने ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब अगर इसकी बात हम मेंस में करेंगे तो वहां पर हम 5G को और डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी क्लास में बाद में लेकर आऊंगा मेंस के समय। अब इसमें बात करें तो हमारा जो सेलुलर नेटवर्क एवोल्यूशन हुआ, सेलुलर नेटवर्क एवोल्यूशन हुआ, वो कहां कहां हुआ, ये भी कैसे कैसे हुआ, तो हम बाकी बीच को भूल जाते हैं। 1G की बात करते हैं, 2G की बात करते हैं, 3G की बात करते हैं, 4G की बात करते हैं और 5G की बात करते हैं। तो 1G कब आया था हमारा, 1981 में आया था, और ये हमारे सेलुलर सिस्टम का एंट्री लेवल था, मतलब यहीं से हमारा सेलुलर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। कहां से, 1981 पे। 0G भी हम कहते हैं, तो 1979 में हमने क्या किया था, रेडियो फोन बनाया था, ना कि हमने सेलुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, हमने रेडियो फोन बनाया था। फिर अगर हम बात करें तो हम 2G को 10 साल बाद लेके आए 1991 में, यहां पर हमने स्पीड बढ़ा दी 0 kbps की। फिर हम जो 5G ये लेकर आए, 3G लेकर आए 1998 में, इसमें हम स्पीड चले गए 21.6 Mbps में। फिर हम 2008 में क्या लेकर आए, हम 4G लेकर आए, इसमें स्पीड चली गई 1 Gbps में। और हमने कुछ किताबों में 2018 मिलता है, कुछ किताबों में 2019 मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि 5G 2018 में, क्योंकि इसका टेस्ट 2018 में शुरू हो गया था, लेकिन प्लानिंग और बाकी चीजें तो 2019 से शुरू हुई। तो यहाँ पर 5G 2018 या 2019, अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो आप 2019 को देखना, 20 Gbps में हम चले गए। तो ये था हमारा सैटेलाइट का मोबाइल कम्युनिकेशन सेलुलर नेटवर्क का एवोल्यूशन, जो कि आपको याद होना चाहिए 22 सन, क्योंकि क्रम से आपसे पूछ भी सकता है सन के आधार पर और स्पीड में, तो इसको भी आप जल्दी से नोट डाउन करो। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में पढ़ने कि क्या होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और क्यों जरूरी है ये हमारे लिए। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एक मिनट, नेक्स्ट। अब जो हमारी बात होगी वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में क्या कहोगे, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ। तो देखो
इसकी जरूरत, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया है आपका यूनाइटेड नेशन ने। इस संस्था के जो संस्थापक मानोगे या इसको बनाने का काम किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। क्यों जरूरत पड़ी? देखो, हर देश में क्या होता है, आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है पूरे विश्व में। तो एक डेटा को जब हम दूसरे डेटा में, एक देश से जब हम दूसरे देश में बात करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें हैं? कि हमारे डेटा को कोई सुन ना ले, हमारी प्राइवेसी ना भंग हो जाए, जो हम स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बना हो, उसमें कोई पायरेसी ना हो, स्पेक्ट्रम में कोई भ्रष्टाचार ना हो। ये सारी चीजें जो भी हमारे निगेटिविटी हो सकती हैं, इसका मिसयूज ना हो, इन सभी को देखरेख करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन ने एक संघ बना दिया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और आज की डेट पे जितने यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं उतने ही सदस्य इसके भी हैं, 193। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? आपका स्विट्जरलैंड में। इसके जो हेड हैं, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं हॉलिन झाओ। याद रखना, हॉलिन झाओ इसके हेड हैं। जेनेवा में ये बना हुआ है, मुख्यालय है। मेंबर कितने हैं? 193। किसकी संस्था है? यूनाइटेड नेशन की संस्था है। इतनी बात। अब सवाल मन में ये आता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी याद रखना, इसकी स्थापना हुई है 1865 में। और पूरे इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सारी जवाबदेही सूचना संचार प्रौद्योगिकी में, मतलब आईसीटी में आपकी जितनी भी जवाबदेही होती है, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी जवाबदेही किसकी होगी? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी बात, पूरे का पूरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना है देशों की, वो सारी अवसंरचना को ध्यान कौन रखेगा? वो कौन ध्यान रखेगा? ये वैश्विक मानकों, जितने भी आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड को कौन मेंटेन करके रखेगा? आईटीयू मेंटेन करके रखेगा। तो ये जो चीज थी ये आपको याद होना चाहिए। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? आपकी ये। अब अगर हम बात करें तो आईटीयू किन किन 3 क्षेत्रों पे ध्यान देगा? तो जो आईटीयू का क्षेत्र होंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला क्षेत्र मतलब इसके कौन कौन से, इसके दायरे में कौन कौन से एरिया आएंगे? तो इसके दायरे में पहला एरिया आएगा रेडियो कम्युनिकेशन। मतलब जितना भी कम्युनिकेशन आपका रेडियो बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, उन सभी के स्टैंडर्ड, उन सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सभी की प्लानिंग, सारी चीजें कौन देखेगा? आईटीयू देखेगा। दूसरा आपका हो गया टेली कम्युनिकेशन का। तो टेली कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल फोन के द्वारा जो आप कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आप कम्युनिकेशन करते हो, उन सभी कम्युनिकेशन का मानकीकरण और उसकी जवाबदेही भी किसकी होगी? आईटीयू की होगी। दूसरा, टेली कम्युनिकेशन में जितना भी तीसरा क्षेत्र क्या है कि टेली कम्युनिकेशन में आपका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे 5G, 4G, 3G, उसके अलावा जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आपके उपयोग में आ रही हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट, जो विकास होगा, जो मानकीकरण होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, सारे तय करने का काम किसका होगा? ये होगा। इसकी जो समिट होती है प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। इसकी जो समिट होती है मतलब कि इसका जो आपकी बैठक होती है, वो बैठक प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। और उस बैठक में हम क्या करते हैं? ये एक ग्लोबल टेलीकॉम नाम की प्रदर्शनी लगाते हैं और उसमें जो भी विकास होता है, जो भी चीज होती है, सारे देश के लोग और सारी कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन से भाग लेती हैं। तो 4 वर्ष में इसकी बैठक होती है, किस नाम से? ग्लोबल टेलीकॉम के नाम से, और इसकी प्रदर्शनी
ये एक प्रदर्शनी टाइप की बैठक होती है। इसमें सारी कंपनी इसमें भाग लेते हैं। नई नीतियों का निर्धारण होता है। दो देशों के बीच में यदि कम्युनिकेशन सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन के बीच के लिए कोई झगड़ा उत्पन्न है तो झगड़े का भी निपटारा यही होता है। मतलब सारी चीजें इस बैठक में डिस्कस की जाती हैं और ये 4 साल में होती है। ये दूसरा काम, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े सभी यंत्रों, मतलब टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े सभी यंत्रों का मानकीकरण की परिभाषा, सारी चीजें भी यही डिसाइड करता है। मतलब कोई भी उपकरण अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से नया इजाद करते हो तो उसको जब तक ये मानकीकरण नहीं दे देगा, ये अप्रूव्ड नहीं कर देगा आईटीयू, तब तक वो आपका टेलीकम्युनिकेशन में उपयोग नहीं किया जाएगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो कितनी सारी चीजें हो गई। तो पिछले वाली स्लाइड में आपकी ये सारी चीजें हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद अगली वाली स्लाइड में मैंने इसके काम बता दिए, उसका भी ले लो। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे ट्राई के बारे में कि आखिर ट्राई क्या होता है। ले लिया तो फिर इसका ले लो। ये हो गया आपका ट्राई का। जल्दी से इसको नोट डाउन कर, ना किया हो तो कर लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। उसके बाद हम अगले उसमें चलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, विश्व की तो देख ली, अब हम भारत की बात करते हैं ट्राई के बारे में। मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि जैसे जो काम आपका इंटरनेशनल लेवल पे आईटीयू कर रहा था, वही काम भारत के लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे कौन करेगा? ट्राई करेगा। मतलब भारत में बनने वाले हर यंत्र, हर टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र से बने यंत्रों की निगरानी और अप्रूवल कौन देगा? ये देगा। भारत में जितने भी रेडियो स्पेक्ट्रम बंटते हैं, उन सभी रेडियो स्पेक्ट्रम को बांटने का काम भी कौन करेगा? ये करेगा। भारत में जो भी आपकी 4G 5G तकनीकी आएंगी कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, उनको भी यही देखेगा। भारत में जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड होगा, चाहे वो टीवी के लिए हो, चाहे वो मोबाइल के लिए हो, चाहे वो आपका रेडियो हो, किसी से भी रिलेटेड जो भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, उन सभी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को भी मैनेज करने का काम कौन करेगा? यही करेगा। भारत में जो भी स्टैंडर्ड मानकीकरण निर्धारित होंगे, वो सारे मानकीकरण को भी निर्धारित कौन करेगा? यही करेगा। भारत में जो भी रेट तय होते हैं, आपके जो भी सर्विसेज आपको ग्राहकों को प्रोवाइड की जा रही है, उन सभी सर्विसेज के लिए जो दर तय है, उन सभी दर का भी निर्धारण कौन करता है? ये करता है। कोई भी कंपनी उस दर से आधारित उससे ज्यादा आपका पैसा वसूल नहीं कर सकती है। तो ये था। इसे बनाया गया है, ये एक स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ट्राई एक्ट 1977 के आधार पर गठित किया गया है। ये जो है, इसका हिंदी में क्या बोलते हो? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। इसे बनाया किस पे गया है? ट्राई एक्ट 1977 में। और ये एक दूरसंचार से रिलेटेड नियामक प्राधिकरण है, जैसा कि प्राधिकरण आपका कैसा है? आरबीआई है। आरबीआई हो गया, आईआरडीए हो गया, आपका सेबी हो गया। तो ये सब क्या है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपका नियामक बॉडी की तरह यूज होते हैं, स्वायत्त संस्था की तरह यूज होते हैं, ऑटोनोमस। उसी तरीके से ट्राई भी आपका दूरसंचार से रिलेटेड एक स्वायत्त संस्था है, जो कि आपकी ट्राई एक्ट 1977 के अंतर्गत डेवलप की गई है। इसके जो हेड हैं, वो हेड कौन है? डॉक्टर JS शर्मा। याद रखना। तो इसके हेड कौन हो गए? डॉक्टर JS शर्मा। ये क्या है? नियामक प्राधिकरण है, ऑटोनोमस बॉडी है। फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या भारतीय
दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसके आधार पर हुई है? ट्राई एक्ट 1977 के आधार पर। इसके जो मुख्यालय है वो कहां पर है? दिल्ली में है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको काम क्या क्या मिलते हैं, ये कौन कौन से काम करता है? तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी नया आता है उसको लाइसेंस कौन जारी करता है? ट्राई जारी करता है। तो अगर मैं इसके काम की बात करूं तो सारी चीजों के बारे में मैं पढ़ के बता देता हूं कि जो भी नई सेवा प्रदाता की आवश्यकता होगी, मतलब जो भी आपकी नई सर्विस प्रोवाइडर इससे जुड़ेगा टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र से, उसकी सेवा का समय निर्धारित यही करता है। मतलब जैसे एयरटेल कंपनी जुड़ी तो एयरटेल कंपनी कितने समय के लिए इससे जुड़ी हुई है, भारत में वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम देखेगी, दूरसंचार देखेगी, उसके लिए जो लाइसेंस जारी होगा वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसे बार बार क्या कराना पड़ेगा? रेन्यू कराना पड़ेगा। जो लाइसेंस दिया जा रहा है उसकी शर्त का भी निर्धारण कौन करेगा? यही करेगा। जो इसका अनुपालन, जो शर्त इन्होंने रखी है उस शर्त का अनुपालन भी कौन कराएगा? यही कराएगा। जो हमें रेडियो स्पेक्ट्रम मिलते हैं उन सभी इस रेडियो स्पेक्ट्रम की जो जानकारी है, जो प्रबंधन है, वो कौन देखेगा? ये जो हमें सेवा दूरसंचार व्यवस्था द्वारा जो ग्राहकों को सेवाएं दी जा रही हैं, सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा जो ग्राहकों को सेवा दी जा रही है, उन सभी सेवाओं के मानकों का जो गुणवत्ता होगी, उसके जो मानक होंगे उनका भी निर्धारण कौन करेगा? ट्राई ही करेगा। ग्राहकों के हित की भी रक्षा कौन करेगा? ट्राई भी करेगा। सार्वभौमिक सेवा दायित्वों का प्रभावी अनुपालन भी कौन सुनिश्चित करेगा? ट्राई ही करेगा। भारत और भारत के बाहर उपलब्ध सभी प्रकार की जो दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उनकी भी देखरेख और उनका भी काम कौन करेगा? ट्राई करेगा। मतलब ट्राई कुल मिलाकर भारत में दूरसंचार से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उन सभी काम को कौन संचालित करेगा? ट्राई ही संचालित करेगा। तो आज की क्लास में हमने 5G ITU और उसके अलावा ट्राई के बारे में सीखा। अब इसके बाद जो इसकी लास्ट क्लास आएगी उस लास्ट क्लास का ओवरव्यू यहीं पे दे देता हूं कि उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और आगे वाली क्लास में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और अगली क्लास की बात करते हैं कि उसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। 1 मिनट, इसको यहीं से मैं रफ करता हूं, इसी यहीं पे बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो इसका लास्ट लेक्चर होगा उस लास्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे उसका आपको बता दूं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में, दूसरा पढ़ा हमने, दूसरे में भी हमने मोबाइल कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी पढ़ी। तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा जनरेशन के बारे में। चौथे लेक्चर में हमने पढ़ा 5G, जो कि यही था 5G ITU और ट्राई के बारे में। अब जो अगला लेक्चर आएगा जो कि इस मोबाइल कम्युनिकेशन का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्मार्टफोन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की दुनिया पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है? स्मार्टफोन्स में डिपेंड है। हम हर जगह स्मार्टफोन का यूज करते हैं। तो स्मार्टफोन्स में हम कौन कौन से सेंसर यूज करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। स्मार्टफोन में हम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे आप एप्पल में अलग यूज करते हो, आप उसमें वन प्लस में अलग यूज करते हो, आप नॉर्मल अलग यूज करते हो, एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड क्या है, एप्पल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हम टच स्क्रीन यूज करते हैं, हालांकि ये टच स्क्रीन हम कंप्यूटर वाले उसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये भी इसमें पढ़ना है। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हमें स्मार्टफोन से रिलेटेड पढ़नी है, और यही लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम ये जानेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। मतलब कि मोबाइल कम्युनिकेशन आपका 5 पार्ट में कंप्लीट होगा, और ये पूरा का पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर आज और फिफ्थ लेक्चर स्मार्टफोन का, इसके बाद फिर हम चलेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने। तो जहां तक का आपने इतना तक का आज की क्लास में हम पढ़ चुके, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे स्मार्टफोन से। तब तक के लिए अगर आपने, लास्ट में फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपने कोर्स नहीं खरीदा है 7500 वाला तो आप उस कोर्स को खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें MPPSC 2020 के लिए पूरी तरीके से सिलेबस स्टार्ट हो चुका है।
धन्यवाद।